बंगलों के लोग बेवकूफ़ भोले भाले होते हैं ताकि इन्हें धोखा देना आसान हो। जब भी लगता है कि हम नजरों में आ जाएंगे, हमें पकड़ा जा सकता है, तो फौरन बहाना बनाकर पतली गली से निकल जाया करते थे। इस इलाके के सारे बंगलों में तकरीबन मैं साफ कर चुका था, इसलिए बगले इलाके की जानिब निकल पड़ा जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे बंगले में नौकरी मिल गई। बंगले का मालिक एक बेवकूफ़ आदमी था। देखते ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का शख्स है, इसलिए मैं बातों से इसे घेर सकता हूँ। मैंने उसे अपनी कारकर्दगी के बारे में बताना शुरू किया। जिस बंगले में मैं भी काम करता हूँ, मेरे मालिक बेफिक्र हो जाते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। वो आदमी मेरी बातों से काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुका था। मैं दिल ही दिल में खुश थी कि एक और उल्लू हाथ में आ गया। मगर तभी वो आदमी कहने लगा, तुम्हारी कारकर्दगी इतनी अच्छी थी, तुम वो नौकरी छोड़कर ही क्यों आई? ये सुनकर तो मैं धक्के के रह गया। ये इतना भी सीधा नहीं था, दिमाग इसका भी कुछ काम कर ही जाता। मैं फ़ौरन बोला कि दरअसल पिछले मालिक तनख्वाह बहुत कम देते थे, जबकि काम दो नौकरों का लेते, इसलिए मैं वो नौकरी छोड़ा। इसने मुझे घर की मुलाजिमत के लिए रख लिया। मिजाज कुछ जब सा भी ना था। अपने काम काज निपटाने के बाद मैं अपने मालिक के पैरों के पास बैठ जाता। कभी इनके पैर दबाने लगता, कभी इनकी टांगें दबाता। इस काम से बड़े राजी रहते। फिर मैं इनकी तारीफ भी करता कि मैं जितने भी घरों में काम किया, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छे लगे हैं। मुझे ऐसी बातों की आदत थी जिससे मैं अपना भरोसा दूसरे पर जमाता था। मेरी ऐसी बात सुनकर मालिक खुश हो जाते, तो मुझे उठ दिन के घर काम करते हुए हो चुके थे, लेकिन मैंने आज तक घर की मालकिन को नहीं देखा था। जब तक मैं उनके घर पर काम करता रहता, मालकिन अपने कमरे में रहती थी। और मालिक मुझे पहले ही कह चुके थे कि तुम पूरे घर का काम करोगे, सिवाय मालकिन के कमरे के, तुम उनके कमरे में नहीं जाओगे। पहले पहले तो मुझे इस बात पर कोई इतराज़ ना था, लेकिन एक बार जिस हसीना पर मेरी नज़र पड़ी, मैं तो एक झलक में ही इसका दीवाना हो गया था। शाम का वक्त था, सर्दियों की सर्द शाम होती सर चल रही थी, तो मेरा चाय का मूड था। मैंने सोचा कि तुम्हें अंदर जाकर चाय बना लो। मुझे मेरे मालिक ने कहा था कि जब भी तुम्हें घर के अंदर आना हो, तुम लाउंज के दरवाजे पर दस्तक दोगे, ऐसा मिलने के बाद ही अंदर आओगे। मैंने एक दो बार दस्तक दी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं समझा कि शायद मालकिन अपने कमरे में होंगी, इसलिए मैंने लाउंज का दरवाज़ा खोला और किचन जाम में बढ़ के चलने की बता दी। इसलिए शाम होती सर्दी लगने लगी थी। मैंने सोचा कि चाय बना लेता हूँ, अपने साथ साथ चौकीदार और ड्राइवर को भी दे दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं किचन में दाखिल हुई, खूबसूरत सी लड़की चाय बना रही थी। इसके हाथों की दूधिया रंगत और लंबे घने खूबसूरत बाल देखकर ही मैं उसे इसे देखने लगा। अचानक ही वो लाई चलती हुई मुझसे नजरों में ले हम दोनों ही अपनी जगह हड़बड़ा गए थे। मुझे किचन में देखकर इस लड़की ने फ़ौरन से अपना रुख बदल गया। कहने लगी, ये इलाके कौन तुम? किचन में कैसे है? मैंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप किचन में मौजूद हैं। मैं घर का नया मुलाजिम चाय बनाने के लिए आया था। मेरी बात सुनकर कहने लगी कि निकलो तुम यहाँ से। इसका लहजा बहुत सख्त था। मैं फ़ौरन से किसी बाहर निकल कर लाउंज में आ गया। मैंने बस यही झलक इसके देखे थे, मैं इस पर दीवाना सा होने लगा था। मैं बाहर आया तो घबराहट का शिकार था। मुझे देखकर चौकीदार और ड्राइवर मुझसे पूछने लगे कि तुम क्या हो, तुमको चाय बनाने के लिए? मैंने कहा कुछ नहीं, बस दूध ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं वापस आ गया। चौकीदार कहने लगा, तुम रहने दो, मैं बाज़ार से चाय ले आता हूँ। यहाँ करीब एक होटल है, वहाँ चाय भी बहुत मज़े की होती है। हम तो शाम की चाय वहीं से पीते हैं। तुमने कहा कि तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त है, इसलिए हमने सोचा कि चलो मुफ्त की चाय पी लेंगे। लेकिन मेरा तो दिल जैसे लड़की पर अटक सा गया था। जाना चाहता था कि आखिर वो है कौन, क्योंकि वो 22 साल से ज़्यादा उम्र की नहीं लगती। मेरा मालिक 50 के लगभग था। मैं नहीं मान सकता था कि इलाही इसकी बीवी होती है, लेकिन मैं अभी कैसे पता लगाता कि वो लड़की कौन है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आए हुए तो अभी जुम्मा 8 दिन हुए, तो मैं ड्राइवर चौकीदार से ही पूछने की कोशिश करूँ। वो तो सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने ड्राइवर से पूछा। मैंने कहा कि तुम्हें मालूम है कि मालिक के अलावा घर में और कौन कौन होता है? मेरे इस सवाल पर ड्राइवर ने मुझे घूर कर देखा तो कहने लगा, तुम क्यों पूछ रहे हो? इस बात से इसका लहजा काफ़ी सख्त सा हो गया था। मैंने कहा कि बस यूं ही पूछ रहा हूँ। कहने लगा, मालिक इस बात से मना करते हैं, कहते हैं कि मेरे घर की औरतों की बातें किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इस घर का मुलाजिम हूँ। मेरी बात सुनकर ड्राइवर गुस्सा हो गया। कहने लगा, नौकर हो तो नौकर की हद तक रहो, घर वालों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो मालिक सीधा साधा है, बहुत अच्छा, लेकिन इतना ही गैरतमंद भी है। अपने घर की औरत का जिक्र भी सुन लिया ना तुम्हारे मुँह से, तो तुम्हारा मुँह तोड़ने पर वक्त नहीं लगाएगा। ये सुनकर मेरा दिल कोई डर सा हुआ। मैं खामोश हो गया, लेकिन मैं भी अपने दिल के हाथों कुछ बेबस हो गया था। इस लड़की ने तो मेरी रातों की नींदें ही उड़ा कर रख दी थी। इसकी एक झलक ने मुझे दीवाना कर दिया था। हर वक्त मेरा ध्यान इसी लालच की जानिब रहने लगा। पहले तो मैं गाँव घर का काम जल्दी जल्दी करके चौकीदार और ड्राइवर के साथ बैठकर बातें करने लगा। ये तो काम भी करता रहता और मेरा ध्यान मालिक के कमरे की तरफ ही रहता कि शायद गलती से ही वो बाहर आ जाए और मैं देख लूँ कि क्या ये वाकई लड़की मालिक की बीवी है। अगर तो इस लड़की के साथ वो बड़ी ज्यादती हुई है। वो 50 साल का शख्स और ये 22 साल की लड़की। जाने क्यों मैं दिल ही दिल में ये दुआ करता था, काश वो मालिक की बीवी ना हो, कोई और लड़की। हालांकि मुझे ये भी मालूम था कि मालिक लोग कभी भी अपनी ज़ात बरादरी से बाहर शादी नहीं करते। फिर वो मालिक के रिश्तेदार हो गए और मैं एक मामूली सा नौकर था। वो कहा मेरे से शादी नहीं देंगे, लेकिन बहुत और दिल का इन बातों को समझता, दिन में लाके अपने दिल से निकालने के बारे में सोचा।
इतने ही मुझे लगता है कि जैसे मैं इसकी मोहब्बत में और दीवाना होने लगा था। हालाँकि मेरी उम्र 16-17 साल थी, लेकिन मेरी सोच बड़ी हो चुकी थी। शायद इसकी वजह ये थी कि बचपन में ही मेरे अब्बा ने मुझे स्कूल में पढ़ाने के बजाय घर में नौकर लगा दिया था। 50 अब एक ही तरीका था कि मैं मालिक का एतमाद हासिल करता और मुझ पर इतना एतबार करने लगे, अपने घर में भी मेरा नाम जाना कर देते। इसलिए शायद मेरी सोच ये थी। मैं मालिक की बहुत ज़्यादा खिदमत करने लगा। हर वक्त इनके आगे पीछे फिरता रहता, मुझसे खुश होकर मुझे 1000 रुपया दे देते, कभी 500 पकड़ा देते। लेकिन पैसा मेरा असल मकसद नहीं था। मेरी आंखों में तो कुछ और ही ख्वाब सज रहे थे। इस बंगले में काम करते हुए 2 महीने गुजर चुके थे। मैं इतना अंदाजा लगाया कि ड्राइवर काफ़ी समझदार था और वो तेज किस्म का लड़का था। अलबत्ता चौकीदार ज़रा बेवकूफ़ सा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं चौकीदार से पूछने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैंने चौकीदार को अपनी तरफ से सिगरेट पिलाया, चाय भी पिलाई। वो बड़ा खामोशी से गया। फिर मैंने इसे खरीदना शुरू किया। जो खबर इसने मुझे मालिक के बारे में बताई, वो सुनकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। इसने कहा कि वो ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मालिक की औलाद तो इसकी बीवी है, लेकिन आज तक कभी किसी ने भी इसकी बीवी को नहीं देखा था। मैं दिन अब तक यही लगाया कि हो सकता है कोई लाल की बीवी हो या कोई और, लेकिन जोरदार मानता वो मियाँ बीवी अकेले ही इस बंगले में रहते थे और इसकी बीवी कभी भी मालिक के साथ बाहर कहीं जाते, वरना ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। मुझे हैरत इस बात की भी थी कि अगर मालिक को पर्दे का इतना ही ख्याल था, तो इसने कोई नौकरानी घर में क्यों नहीं रखी। वो क्यों घर की सफाई मुझसे क्यों करवाते थे। मैं दिल बुरी तरह से पूछ चुका था। मैं इन्हें खाना भी नहीं खाया था। ये सोचा था कि हो सकता है वो मालिक की बेटी हो या कोई बहन, कम से कम मेरा कोई चांस तो बनता। रिश्ता होना बात की बात थी, मगर इस वाली की बीवी थी। जो सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से ख़राब हुआ था। आज पहली मर्तबा मैं दिमाग की जगह से सोचा, तो मैंने क्वार्टर में जाकर लेटा और फिर सोने का। भलाई को लड़की इस 50 साल बुढ़े के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। इस मालिक में आखिर ऐसी क्या खास बात थी। शायद दौलत की लालच थी या फिर कुछ और पानी भी। ये मालिक लोग को तो वैसे भी शादी ख़ानदान से बाहर नहीं करते। मालिक के लिए कोई लड़का नहीं बचा होगा, इसलिए इसकी शादी इस बूढ़े मालिक के साथ करवा दी गई थी। ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब मैं खुद को दिए जा रहा था। घर में एक मरतबा मालिक से अकेले में ज़रूर मिलना चाहता था। वो तो एक मरतबा भी मुस्कुरा लेती तो मैं नहाल हो जाता, मगर इन सबसे पहले मुझे मालिक का दिल जीतना था, ताकि वो मुझे अपने घर की औरतों के सामने ला सके। रातों रात ही मैंने एक प्लान बनाया था और इस प्लान के मुताबिक अपने कुछ दोस्तों को सुबह कॉल कर दी। आज इतवार का दिन था और मुझे ड्राइवर ने बताया था कि कल वो मालिक फलां जगह किसी काम से जा रहे हैं। जैसे मालिक घर से निकले तो मैं भी 110 लेने के बहाने घर से बाहर निकल गया। मैं अपने दोस्तों से मुसलसल राब्ते में था। मालिक जैसे घर की जानिब आने लगे तो एक वीरान इलाके में कई मोटरसाइकिल सवार लाके इनके इर्द गिर्द घूमने लगे और अजीब सी गरीब आवाज़ निकालते हुए हंसने लगे। मालिक डर चुका था और मैं यही चाहता था। ड्राइवर ने कई बार इन्हें दांत कर वहां से हटने का कहा, मगर वो ना माने। देखते देखते इन्होंने गाड़ी का रास्ता बंद कर दिया। इस वीरान इलाके में गाड़ी की इस गोल दारी में मोटरसाइकिल घुमाकर हाथ में मुझे पिस्तौल का बाहर निकाले। इन्होंने चेहरे पर रुमाल बांध रखे थे। देखने से ही चोर लुटेरे लग रहे थे। ये मंजर देखकर मालिक काफी घबरा चुका था। अगले पल एक बाइक से लड़के उतरकर गाड़ी की जानिब आया और मालिक को गाड़ी से उतर जाने का कहा। मालिक बड़े तहम्मुल से इन बात का कर रहे थे। कहने लगे, तुम लोगों को जो चाहिए मैं दूंगा, मगर गोली मत चलाना, हम आराम से बात कर सकते हैं। यही कहते हुए मालिक डरता डरता गाड़ी से उतरा था। इन्होंने हमें तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम हमारे उसूल के खिलाफ है। हम जिसकी भी चोरी करते हैं इसे मौके पर ही मार देते। इतना कहने के बाद इन्होंने जैसे ही पिस्तौल तान कर मालिक को गोली मारना चाही, मैं फौरन एक जानिब से सामान उठाए भागता भागता वहां आ गया। इन लोगों के हाथ से पिस्तौल छीनने लगा। मैं इनसे हाथापाई कर रहा था, बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज। जैसे ही मालिक पर गोली चलाई तो फौरन मालिक के आगे आ गया और गोली मेरे बाजू पर लग चुकी थी। वो 5 दूर वहां से फौरन साइकिल पर बैठकर भाग चुके थे, जबकि मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गया। होश आया तो अस्पताल में था। मालिक मेरे सर पे खड़े थे। कहने लगे, तुम ठीक तो? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था। मैं इस वक्त यहाँ से ही सलामत मौजूद था। बाजू में दर्द था, मगर इस लालची के लिए इतना दर्द सहना तो बनता था। मैंने कहा कि मालिक, आपका गुलाम हूँ नहीं, आपका नमक खाया, आपके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये गोली खाना तो कुछ भी नहीं, अब पर तो मेरी जान भी कुर्बानी। सुनकर मालिक तो मजीद ही मेरा गिरवेदा हो चुका था। एक हफ्ते तक मैं अस्पताल रहा और फिर मुझे घर लेकर। हैरत की बात तो ये थी कि मालिक ने मुझे क्वार्टर में नहीं बल्कि अपने ही घर के गेस्ट रूम में रखा था और मेरे खाने पीने की खुद निगरानी करने लगे कि आज तक मैंने तुम जैसा वफादार नहीं देखा। आज तुम क्वार्टर में नहीं बल्कि इस घर में रहोगे। दिल ही दिल में मैं खुश था कि मेरी गोली खाए रहोगी। मालिक ने मुझे शहर से सबसे बड़ा अस्पताल था और मैं इस वक्त यहाँ से ही सलामत मौजूद था। बाजू में दर्द था, मगर इस लालची के लिए इतना दर्द सहना तो बनता था। मैंने कहा, मालिक, मैं आपका वफादार गुलाम हूँ। मैंने आपका नमक खाया, आपके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये गोली खाना तो कुछ भी नहीं, अब पर तो मेरी जान भी कुर्बान है। ये सुनकर मालिक तो मजीद ही मेरा गिरवेदा हो चुका था। एक हफ्ते तक मैं अस्पताल रहा, फिर मुझे घर ले गए। हैरत की बात तो ये थी कि मालिक ने मुझे क्वार्टर में नहीं बल्कि अपने ही घर के गेस्ट रूम में रखा था।
اور میرے کھانے پینے کی خود نگرانی کرنے لگے کہ آج تک میں نے تم جیسا وفادار لڑکا نہیں دیکھا، بس آج سے تم کوارٹر میں نہیں بلکہ اس گھر میں رہو گے۔ دل ہی دل میں خوش تھا کہ میری گولی کھانا رائے گا نہیں گیا۔ طبیعت بحال ہوئی تو میں اپنے دوستوں سے ملنے گیا جن کو میں نے پیسے دے کر بلوایا تھا تاکہ وہ مالک پر حملہ کر سکے، اور میں موقع پر پہنچ کر ان کی جگہ خود گولی کھا کر ان کا دل جیت سکوں۔ میں اب اس گھر میں رہنے والا تھا، ہر وقت اس گھر میں رہتا تو ظاہر سی بات تھی مالکن تو لازمی مجھے نظر آتی۔ یہ سوچ کر میرے دل میں عجیب سی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ چند ہی روز بعد میں ٹھیک ہو گیا اور ایک مرتبہ پھر اپنی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ ایک روز دن کے وقت میں تھوڑا سا دروازہ کھولے باہر ہی نظر جمائے بیٹھا تھا کہ کب موقع ملے اور میں مالکن کا ایک مرتبہ دیدار کر سکوں۔ شاید آج ہی وہ موقع تھا کہ جب مجھے وہ دکھائی دی تھی۔ میں کب سے باہر تالا لگائے بیٹھا تھا کہ جب مجھے سڑک اترنے کی آواز ہے، جیسے جیسے سیڑھیوں پہ قدم رہے تھے میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر کوئی اس وقت کچن کی جانب جا رہا تھا۔ میں اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھا اور گیسٹ روم کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو کر باہر جھانکنے لگا۔ وہ مالکن ہی تھی۔ آج اس نے کہا فراک پہن رکھا تھا، دوپٹہ گلے میں ڈالے اس نے اپنے گیلے بال کندھوں تک پھیلائے ہوئے تھے۔ ایسے منظر دیکھ کر تو میرا دل گویا سینے میں ہی اچھل پڑا تھا۔ یہ چاہا کہ ابھی جاؤں اور جا کر مالکن سے دل کی بات کر دوں۔ میں نے مالکن کو آج پہلی مرتبہ نظر بھر کے دیکھا تھا۔ وہ تو اپنی مثال آپ تھی۔ مجھے تو ان پر ترس آ رہا تھا کہ بھلا اتنی خوبصورت لڑکی نے اس بڈھے مالک میں کیا دیکھ لیا تھا جس سے شادی کر لی تھی۔ اس کے ساتھ تو کوئی مجھ جیسا جوان ہی سوٹ کرتا تھا۔ میں کوئی شکلی صورت سے کم نہ تھا بلکہ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ مجھے کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک نوکر ہوں۔ یہ تو قسمت کی بات تھی، وہ جس کے حصے میں آئے اور دولت دے جائے۔ خیر میرا دل یہی چاہا کہ جا کر مالکن سے بات کروں، مگر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنے کہیں مالکن کو غصہ آ گیا تو مجھے گھر سے ہی باہر نہ نکال دے۔ میں تو دل ہی دل میں اپنے تیز دماغ کے ساتھ یہ سوچ چکا تھا کہ بس جو بھی کروں گا، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنے چاہیے، کہیں مالکن کو غصہ آ گیا تو مجھے گھر سے ہی باہر نہ نکال دے۔ میں تو دل ہی دل میں اپنے تیز دماغ کے ساتھ ہی سوچ چکا بس جو بھی ہو جائے گا، نہ کس طرح میں مالکن کو ولا کر ان سے شادی کر لوں گا اور مالک سے طلاق دلوا دوں گا۔ مگر کل ہی پہ سوچ بھی آئی تھی کہ بھلا وہ کیوں اس دولت کو چھوڑے گی، مجھ جیسے غریب کے ساتھ شادی کرے گی۔ بہرحال جو بھی تھا کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی تھا۔ اس شام جب مالک گھر آئے تو سوچ میں بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگے دراصل مجھے کسی کام سے دوسرے شہر جانا اور میں پریشان ہوں کہ بھلا گھر کو اور خواتین کو اکیلے چھوڑ کے کیسے جاؤں۔ یہ سوچ کر مالک مجھے دیکھ لے پھر بولے کہ اگر میں چلا جاؤں تو میرے گھر اور مالکن کو سودا سر وغیرہ لا دیا کرو گی۔ یہ سن کر تو میرا دل سینے میں ہی اچھلا۔ میں نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا جی مالک، جو آپ کہیں گے میں کروں گا، آپ بے فکر رہیں میرے ساتھ، وہ ایک کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک مطمئن ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ وہ 2 دن تک واپس نہیں آئیں گی۔ یہی صحیح موقع تھا۔ اگلے روز مالک گھر سے چلے گئے اور میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں مالکن کمرے میں جاؤں اور ان کے ساتھ وقت گزاروں، ہو سکتا ہے مجھے اپنے پاس دیکھ کر وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ یہی سوچتے ہوئے جیسے ہی رات ہوئی گھر اندھیرے میں ڈوبنے لگا تو میں نے بہانے سے مالک کا ایک جوڑا نکال لیا اور پھر وہی پہن لیا۔ گھر بالکل اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مالکن کے کمرے میں چلا گیا۔ میں مالکن کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا تو سو رہی تھی۔ کمرے میں نیم روشنی تھی۔ میں گھر جا کر مالکن کے ساتھ لیٹ گیا۔ نہ جانے میں کیا چاہتا تھا، مگر جو بھی چاہتا تھا میرے جذبات مجھے بہکا رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ابھی وہاں پر جا کر لیٹا ہی تھا کہ تبھی کمرے کی روشنی آن ہو گئی۔ جب دیکھا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ جب میں نے بیٹھ کے دوسری جانب دوڑائی تو وہاں پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ میں تو بکلا کر اٹھا تھا کہ آخر یہ کیا ہوتا ہے۔ اگلی پل اس لڑکی کو چلانا شروع کر لیٹی ہوئی ایک بوڑھی سی عورت اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی کیا ہو، یہ لڑکا کون ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ اتنا سن کر وہ لڑکی مجھ پر چلنے لگی، کہنے لگی یہ نیا ملازم ہے، کب سے میں اس کی حرکتیں دیکھ رہی ہوں، نہ جانے یہ کیا کرنا چاہتا ہے، کس مقصد سے گھر میں آیا، اس کی ہمت دیکھے تو ہمارے اس کمرے میں گھس چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ مجھ پہ کوئی الزام لگتا میں فوراً بول اٹھا کہ میرے بارے میں غلط مت سوچیے گا، پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کون۔ میری بات سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ میں مالک کی بیوی ہوں اور یہ میری چھوٹی بہن ہے جو یہاں میری دیکھ بھال کے لیے آئی ہے۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہوئی تھی کہ شکر ہے یہ اس کی بیوی نہیں ہونا، میرا تو آج پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ بوڑھی اٹھ کر مجھ پر چلانے لگی، دھکے دے کر باہر نکالنے لگی، مگر میں فوراً اس کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر۔ دراصل نہ جانے کب میں آپ کی چھوٹی بہن سے شدید محبت کر بیٹھا، ابھی بھی انہی سے دل کی بات کرنے آیا، مگر اچانک پیر پھسلا اور بیڈ پر گر گیا۔ میرے لیے ایسا تھا کہ اسے یقین کرنا ہی پڑا، مگر پھر بھی غصہ تھا۔ کہنے لگی جاؤں یہاں سے، مالک آ جائیں پھر فیصلہ ہوگا، تب تک کوارٹر میں رہو گے تم۔ یہ سن کر میں کوارٹر چلا آیا، دعائیں کرنے لگا کہ یہ فیصلہ میرے حق میں ہو۔ مالکن بیمار تھی، تبھی اس کی چھوٹی بہن اس کا خیال رکھنے کے لیے یہاں رہ رہی تھی۔
اگلے روز اٹھا تو مالکنی چھوٹی بہن چھت پر کھڑی مجھے گہری نظر سے جانچ رہی تھی۔ میرا دل سینے میں اچھلا تھا، شاید وہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ 2 دن بعد مالک آئے تو مالکنی نے ان سے بات کی۔ پہلے تو وہ ذرا عقل کہ یہ غریب لڑکا ہے، ہم امیر لوگ ہیں، پھر مالکنی کہنے پر مان گئے اور میرا اور اپنی سالی کا رشتہ طے کر دیا۔ ساتھ میں ایک فیکٹری میں اچھی نوکری بھی لگا دی، کیونکہ میں نے مالکی کی جان بچائی تھی اور اسے میرا احسان یاد تھا، اس لیے میں دوسرے دن ہی فیکٹری چلا گیا۔ یہاں میرا کام سامان پیکنگ اور ایسے دوسرے کام دیکھنے کا تھا۔ میرے دن بھر چکے تھے، میں نے چوری چھوڑ دی تھی، کیونکہ اللہ نے مجھ پر اپنا کرم کیا تھا۔ میں عزت دار زندگی گزارنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے جرم کی زندگی کو چھوڑ دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ شادی کے خوشگوار زندگی گزارنے لگا۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ پلیز گائڈ سپورٹ